स्वागत, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पहले उपचुनाव की चर्चा अब हम करेंगे। उपचुनाव 10 सीटों पर होने थे। एक सीट जो है मिल्कीपुर की, अयोध्या वाली मिल्कीपुर सीट, सबका ध्यान ज्यादातर लोगों का वही है कि ये भाजपा जीतेगी इस बार या हारेगी। लोकसभा तो फैजाबाद अयोध्या हार गई थी। अब इस सीट पर चुनाव घोषित नहीं हुआ था क्योंकि बीजेपी पिछले इलेक्शन के नतीजों को लेकर के या उसमें कुछ विवाद था। उन्हीं के पुराने एमएलए बाबा गोरखनाथ इसको अदालत में ले गए थे। अब बाद में उनका बयान आया कि मुझे मालूम नहीं था कि इस वजह से उपचुनाव टल जाएगा, मैं कोर्ट जाकर के अपनी अर्जी वापस ले लूंगा। अब आप सोचिए मजेदार बात, वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए केस वापस लेने के लिए, और वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी जैसी नंबर आया हमारी सुनवाई का, वैसे ही इनकी तरफ से जो वहां से अब सांसद हो गए और इनके बेटे अवधेश प्रसाद जी, इनके बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। अजीत ही नाम है ना सर उनका, अजीत प्रसाद। तो वो लड़ रहे हैं चुनाव। कहा कि इन्होंने अपने 12 वकील भेज दिए वहां पे, और इन्होंने कहा नहीं ऐसे वापस नहीं होगी अर्जी है। जब आपने ये केस लगाया था तो जितने उम्मीदवार उस सीट पर चुनाव लड़े थे 2022 के चुनाव में, सबको आपने नोटिस दिया था। अब जब ये अर्जी वापस ले रहे हैं तब भी सबको नोटिस होना चाहिए। किसी को आपत्ति तो नहीं है ये वापस लेने में ये मुकदमा। अब आप सोचिए। और इससे पहले अखिलेश यादव क्या ट्वीट कर चुके हैं? वो ये कह चुके हैं कि जो जंग टली मतलब हार मनी, समथिंग लाइक दैट, कि ये तो डर गए इसलिए यहां चुनाव ही नहीं कराना चाहते हैं। और अब समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट या वो उनके एमपी जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आप ये यहां फिलहाल जो है अर्जी वापस नहीं होगी। अब इसको कैसे समझा जाए इसकी बात हम लोग करेंगे। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत उसने की थी 5 सीटों से कि 10 में से हमको 5 सीटें चाहिए। समाजवादी पार्टी से बात की थी। अखिलेश यादव ने 6 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। फिर उन्होंने कहा हमारी बातचीत चल रही है। फिर अखिलेश यादव ने एक और कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। वो कांग्रेस अभी भी कह रही है कि हमारी बातचीत चल रही है। अखिलेश यादव आज एक और कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। मतलब वो 10 में से 8 उम्मीदवार घोषित कर देंगे अगर आज वो 8वां उम्मीदवार घोषित हो गया तो। अब 2 सीटों की जो उन्होंने ऑलरेडी ऑफर कर रखा था कि गाजियाबाद की एक सीट है और एक खैर सीट है, ये 2 सीट कांग्रेस पार्टी ले ले, 8 हम लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं था। अखिलेश यादव दरअसल इस बात से नाराज हैं कि आपने पहले मध्य प्रदेश में हमारे साथ ये किया, हमको अखिलेश का हमें वो 5 सीटें भी आपने नहीं दी लड़ने के लिए। फिर आपने भी हरियाणा में यही किया। हरियाणा में भी हम आपसे यही 2-4 सीटें मांग रहे थे, आपने वहां हमको अकोमोडेट नहीं किया था, हम आपकी क्यों सुने। और अब वो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भाव देने के मूड में नहीं है। अभी आगे जब मैं महाराष्ट्र की खबर पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि अब वो महाराष्ट्र तक में जा रहे हैं और वहां भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल किसी की भी बात। वो कह रहे हैं अब हम अपने दम पर लड़ेंगे, जहां लड़ेंगे, हमको किसी का कुछ सुनना नहीं है। हाँ, यूपी में तो क्योंकि बीजेपी का मामला है इसलिए यहां पर आंख का शर्म के लिए वो कह रहे हैं कि 2 सीट आप लोग ले लो। कांग्रेस पार्टी के हवाले से खबर ये आ रही है कि अभी थोड़ा दिल बड़ा करें अखिलेश यादव, तो हम भी थोड़ा दिल बड़ा करेंगे, हम आपको महाराष्ट्र में सीट दिलवा देंगे, 4 सीट दिलवा देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप अपनी 2 सीट लीजिए, हम 8 लड़ रहे हैं, बाकी महाराष्ट्र में भी हम अपनी व्यवस्था हम खुद देख लेंगे। तो क्या त्रिपाठी जी, क्या है अखिलेश यादव जी का मूड इस वक्त? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव बड़ी स्पष्टता के साथ बात कर रहे हैं और सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं। उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में भी तय कर लिया था कि कांग्रेस की इतनी ही हैसियत है, इससे ज़्यादा हैसियत है नहीं, और वो हैसियत भर उनको दे दिया। उसको स्वीकार करना था तो कर ले। अंत में कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को उसका लाभ मिला, समाजवादी पार्टी को भी लाभ मिला। अभी ये जो 10 सीटें हैं इसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत दावेदारी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत दावेदारी। वही जो 3 सीटों में से 2 सीटें हैं वही कह रहे हैं अखिलेश यादव कि कांग्रेस पार्टी लड़ ले, जहां लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अब इसको इस तरह से देखें कि शायद अखिलेश यादव के मन में भी होगा कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरह से चल रही थी उसमें भ्रम ही सही, 5 लोकसभा सीट ही सही, लेकिन सबको लगता था कि 30-35% पर खड़ी पार्टी। वो 1-2 सीट वाली पार्टी थी और मत प्रतिशत उसका 10 के आसपास था, तो दोनों में बड़ा फासला था। अब क्या हुआ? अब लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान और दलित ये किसकी वजह से मिल रहा है? तो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी की वजह से मिल रहा है। फिर ये भी एक मन में उनके डर आया होगा, जो अक्सर जो उत्तर प्रदेश के लोग अब चर्चा करने लगे हैं। कांग्रेस के नेता कहने लगे कि देखिए, हमारा काम तो हो ही रहा है, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, 2027 के लिए हमारी अच्छी तैयारी हो रही है, क्योंकि जो नेशनल सेंटिमेंट है वो चुनाव में हावी हो रहा है। और अगर वो हावी होता हुआ दिखता है तो किसका नुकसान होगा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, बिहार में तेजस्वी यादव का, या जो भी रीजनल पार्टीज होंगी। तो शायद अगर रणनीतिक तौर पर हम अगर देखें तो अखिलेश यादव अब अपने हिस्से में से कांग्रेस को कुछ देने को तैयार नहीं।
वो ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस जो कर रही है उसमें धीरे धीरे उन्हीं के हिस्से को काटेगी। तो मूल बात ये है, बाकी दिखावटी बातें चलती रहेंगी, हम एक साथ लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। और अखिलेश को एक बात और पता है कि अगर भाजपा और सपा लड़ते रहते हैं तो लाभ इन दोनों का होता है। जब भाजपा सपा के बीच में कहीं कांग्रेस भी आ जाती है तो फिर नुकसान किसका होता है? समाजवादी पार्टी का होता है, क्षेत्रीय दल का नुकसान होता है। ये है वो रणनीति जिसकी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़े उनके साथ। कैंडिडेट भी बता देता हूं आपको जो अब तक समाजवादी पार्टी डिक्लेयर कर चुकी है। करहल से जहां अखिलेश यादव के सांसद बनने से सीट खाली हुई है, वहां लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि इनको कन्नौज से नामांकन कराया था, फिर वापस लिया था, तो देना तय था। कटहरी से लड़ रही हैं शोभावती वर्मा, ये लालजी वर्मा की पत्नी है, तो इनको भी टिकट मिलना तय था। ठीक है। मिल्कीपुर से लड़ रहे हैं अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के बेटे। मझवा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद, ये रमेश बिंद की बेटी हैं, लोकसभा लड़े थे, भाजपा के सांसद रहे, फिर समाजवादी पार्टी से लड़े, हार गए, उनकी बेटी को टिकट दे दिया। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी लड़ रहे हैं चुनाव। ये बहुत कम मतों से हारे थे, 5000 मतों के अंतर से हारे थे, लेकिन इनका विरोध जम के हो रहा है फूलपुर, बहुत भयानक विरोध। अच्छा, सीसामऊ से हैं, ये माफ कीजिएगा, मीरापुर से जो अभी 7वीं सीट डिक्लेयर की है, सुंबुल राणा चुनाव लड़ रही हैं। कादिर राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं ये। सीसामऊ से नसीम सोलंकी हैं, ये इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी की पत्नी है। 3 सीट बचती हैं। गाजियाबाद पूरे परिवारवादी पार्टी, सारे उम्मीदवार परिवारवादी। अरे सर मत बोलिए, अभी हरियाणा में कभी तो मंत्री बनाए, कल ही बनाए। उससे तो वहां भी तो बोला हम लोगों ने। नहीं है, वो भी परिवार। सुनिए, वहां भी हम लोगों ने बोला है। आप ऐसे कैसे बोले कि वहां नहीं बोला? आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हम लोग वहां बोले ही नहीं है। इस पर मैं एक टिप्पणी करूं, आपकी अनुमति हो तो? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस इस समय एक ऐसी पार्टी हो गई है जिसके सभी साथी दल मानते हैं कि इसके पास न दिशा है, न नेता है, बड़बोलापन जो भी हो, ये हमारे बदौलत ही ये खड़े होते हैं, तो इसको जितना दबा दुबा के ले लो वो ले लो, इसके पास कोई चारा नहीं है। और सच भी है कि अगर आप तेलंगाना, कर्नाटक, 2 राज्यों को उस दिशा में छोड़ दीजिए, इधर के कुछ राज्यों को, तो कांग्रेस अपने साथी दलों पर ही निर्भर है। उत्तर प्रदेश में अकेले कांग्रेस की क्या हैसियत है? बिहार में अकेले कांग्रेस की क्या हैसियत होगी? तमिलनाडु में अकेले की क्या हैसियत है? जो INDIA में आप सोचिए कि ममता बनर्जी, कांग्रेस का क्या लेना देना है, या वामपंथियों का? तमिलनाडु में कांग्रेस की क्या हैसियत? और महाराष्ट्र में भी अगर एक बार ठीक है कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ेगी तीनों को छोड़ के और उनकी बात नहीं मानेगी तो उसकी क्या हैसियत रहेगी? और जब आपने एक ही अपना एम बना लिया है कि भैया नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हटाने के लिए जो भी करना है करो, तो बाकी ये चलता है। अब 2 बातें इसमें है। कल एक शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा में हुआ जिसमें NDA के सारे नेता थे, NDA के मुख्यमंत्री थे, और उनका एक कॉन्फ्रेंस और बैठक हुई है। वहां का दृश्य आप देख लीजिए। उसके एक दिन पहले श्रीनगर में भी एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहां का दृश्य देख लीजिए और मूल्यांकन कर लीजिए कि इस समय NDA में जो नंबर 1 पार्टी है उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। INDIA में जो नंबर 1 पार्टी है उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये इस समय की भारत की राजनीति का ऐसा सच है जिसको आपको स्वीकार के। कांग्रेस भी जिम्मेदार है ना सर इसके लिए? वही जिम्मेवार। अभी हरियाणा में देती 2-4 सीट समाजवादी पार्टी को वही नहीं भी देती तो साहस के साथ खड़ा तो हो कि हम तो 0.84% से हारे हैं। एक आम आदमी पार्टी जिसने 1.79% वोट काटा है वो भी कटाक्ष कर देता है। शिवसेना वहां कटाक्ष कर देता है उद्धव ठाकरे का, जो चाहता है वही कटाक्ष कर देता है समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस को लगता है कि नहीं इस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं भैया, हमको तो नरेंद्र मोदी को ही हटाना। तो ये जो आप एक मेहरबानी की है केजरीवाल जी ने, अब वो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं लड़ रहे। हाँ, उन्होंने कहा है कि एक कहावत है जी कि आप तोप का लाइसेंस मांगोगे तो बंदूक का लाइसेंस मिल ही जाएगा। कांग्रेस की स्थिति वैसी है, आप 10 में से 5 सीट मांगोगे तो 1-2 सीट मिल ही जाएगी। कांग्रेस 5 सीट मांग रही थी, अखिलेश यादव ने 2 सीट दे दी। और 2 सीट छोड़ी भी कौन सी, एक तो गाजियाबाद सदर और एक खेर सीट, जहां समाजवादी पार्टी किसी हालत में नहीं जीत सकती और कांग्रेस की जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी, तो वो दे दी कि आप लड़ो वहां पर। जिस सीट पर खैर कौन से जिले की सर, एक सेकंड थोड़ा व्यूअर्स के लिए, खैर कौन से जिले की सीट है? अलीगढ़ की सीट है खैर, और ये गाजियाबाद की है दूसरी सीट। कोई चांस बीजेपी बहुत स्ट्रांग है दोनों जगह, बहुत स्ट्रांग है। चौथे और 5वें नंबर पे आप खेर में देखेंगे तो 2500 वोट मिले थे कांग्रेस के उम्मीदवार को, और गाजियाबाद में 12000 वोट मिले थे।
तो जितनी बुरी स्थिति पर वहां पर कांग्रेस है, तो पता है कि दोनों सीटें किसी भी स्थिति में न समाजवादी पार्टी ने जीतना है न कांग्रेस ने जीतना है। तो अखिलेश ने कहा कि ठीक है, ये तो मैं जीत नहीं सकता हूं, आप ले लो, लड़ो, जमानत जब्त करवाओ, आप वहां पर उम्मीद उतार के। तो मुझे ऐसा लग रहा है दूसरा एक झटका अजय राय को भी लगा है। अजय राय खुद कोशिश कर रहे थे 2 सीट से चुनाव लड़ने की। अजय राय की कोशिश थी कि फूलपुर से वो चुनाव लड़े, उन्होंने कोशिश भी की थी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार अखिलेश के साथ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ, तो उन्होंने कटाक्ष मत तो करिए, स्थिति उनकी वैसी है। ये आंकड़ा खैर का चूंकि निकाल लिया मैंने वो। 2022 के चुनाव में अनूप प्रधान जीते थे, 1,39,643 वोट मिले थे। इनके सामने बसपा की चारू थी, उनको 65,302 मिले थे। लेकिन तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोकदल के भगवती प्रसाद थे, जो राष्ट्रीय लोकदल अब भारतीय जनता पार्टी, उनको वोट मिले थे 41,644। कांग्रेस भी लड़ी थी 1,514 मत, 1,514 और 367 मिला था आम आदमी पार्टी को। वो सीट छोड़ी है अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस के लिए छोड़ी है। और हमको लगता है गाजियाबाद भी ऐसी ही स्थिति होगी, क्योंकि गाजियाबाद में कभी आ रही 2,500 वोट बहुत स्ट्रांग सीट है। 2,500 वोट मिले, अतुल गांधी 1.5 लाख वोटों से जीते, वोट मिले थे, 2,500 वोट मिले थे। नहीं तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है या बाकी दल शोषण, उसके सहयोगी शोषण कर रहे हैं कांग्रेस का? जब कांग्रेस को ये करना था वहाँ पर मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, तो उन्होंने जो व्यवहार समाजवादी पार्टी के साथ किया है वही होगा। और दूसरा, जो 10 सीटें हैं उसमें 7 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी मजबूत है, 5 सीटें उन्होंने खुद ने जीती है। तो आप क्या सोचते हैं वो सीटें वो छोड़ेगी? उसका कोई कारण नहीं बनता ना कि उसको छोड़ने का, इसलिए वो 2 सीटें। लेकिन ये समझना कि भाई कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए वो सीट छोड़ दी है, तो फिर तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। सबसे मजबूत सीट अयोध्या हार गई ना भारतीय जनता पार्टी, सबसे मजबूत सीट थी अमेठी, राहुल गांधी हार गए थे, फिर बाद में स्मृति ईरानी हार गई, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई। तो चुनाव तो हार जीत के साथ चलते रहते हैं। ये समझना कि ये सीट कभी मजबूत रही है तो कोई जीतेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसा चाहिए साहस देने वाला कांग्रेस को। नहीं बात तो ठीक ही है, इसमें क्या गलत बात है बताइए? जमानत नहीं जब्त हुई थी सर राहुल गांधी की, कोई बात नहीं है, लेकिन चुनाव तो उलटफेर होते रहते हैं ना। करना है नहीं हमको आपसे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ तो थोड़ा स्वार्थ तो देखना पड़ेगा कि हम जहां समाज मजबूत है जो वो आपको रीजनल नहीं पार्टी, देंगे। रीजनल पार्टीज हैं वो अपनी ताकत को समझती हैं, और इस 10 में तो 7 सीटें उनके पास हैं ही, तो उसमें से कोई छोड़ेंगे वो, ऐसी मुझे संभावना नहीं लग रही थी। और रीजनल पार्टी एक लेवल तक राष्ट्रीय पार्टियों को अपना सहयोग देती है, उसके बाद जब उनको लगता है कि उनके ही जीवन पर, उनके ही हल्के पर खतरा आ रहा है, तो वो फिर उससे अपने आप को दूर रखती है। और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मसला नहीं है। आप अकाली दल को देख लो, आप शिवसेना को देख लो, आप क्या नाम है उड़ीसा की पार्टी बीजेडी को देख लीजिए, आप इनकी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को देख लीजिए, तो सब पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चली गई। शिव से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में यही झगड़ा है। तो वो रीजनल पार्टी एक लिमिट तक ये समझती है कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ चलना चाहिए, लेकिन जब उन पर बिल्कुल खतरा आ जाए तो फिर वो। अब आपकी बात से फिर महाराष्ट्र बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मैं आपको बात सुनाता हूँ संजय राउत की। संजय राउत साहब लेकिन बड़ी मजेदार हेडलाइन बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब उन्होंने ये कहा कि भाई ये बात बात पर ये लोग जो है दिल्ली फोन करने लगते हैं कांग्रेस वाले, तो हम दिल्ली से ही बात करेंगे सीधे, ये कह रहे हैं वो। हर छोटी छोटी चीज के लिए कहते हैं हमको हाईकमान से पूछना, हाईकमान से पूछना, तो हाईकमान का नंबर तो हमारे पास भी है, तो हम ही बात कर लेते हैं। तो संजय राउत साहब आप कह रहे हैं, सुन लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी फिर कह रही है कि 25 सीट पर बात फंसी है, अब आला कमान ही फैसला करेगा। रमेश चन्नीथला जी से बात हो गई, सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा, और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कितनी सीटें हैं जो? कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा
मतभेद नहीं है। पहला सवाल ये है कि लगातार लोग आपसे जो डिमांड कर रहे हैं 100 सीट के लिए कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी मांग है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग आपकी कहां तक पहुंची? क्या ये अंतिम मीटिंग थी? बोल दिया हमने, हाईकमांड को भेज रही आती हम लोग, हाईकमांड डिसीजन 20-25 जगह का ये है पेंच है, वो हाईकमांड के पास ले जाएगी, कल और परसों डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन क्या वो वजह है कि हम पेच नहीं छूट सके? और दूसरी बड़ी बात आप बोल रहे कि कि कार्यकर्ता जिस तरह से ये बोल रहे कि हमारे को सीट, तो आखिरी ये कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना, वहाँ की सिर्फ जीत क्या आ रही है, मेरिट कैसा हमारे दल का है, पार्टी का है, वो हमने बताया, वो भी अपनी बता रहे। ऐसे मामले में हाईकमांड डिसीजन लेगा। जो अभी संजय राउत ने कहा कि भाई अपने आप फैसला नहीं ले पा रहे। समीर जी के पास आता हूँ, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपने जो कमेंट किया बढ़िया था। हाँ, यही बात है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो उनका फैसला राष्ट्र जो केंद्र में दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो करते हैं। अब वो शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की, वो तो सब हाईकमान वही है। उद्धव साहब बैठे हैं तो वो फैसला कर सकते हैं, या पवार साहब हैं, शरद पवार साहब है, वो कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय पार्टियों की ये दिक्कत होती है। अब आप इसको दूसरी तरफ देखिए, यदि वो ऐसा करते कि क्षेत्रीय नेतृत्व को दे देते हैं, जैसे हुड्डा साहब को दिया, जैसे अशोक गहलोत को दिया, जैसे कमलनाथ को दिया, तो फिर आप नाराज होते हैं कि सब उन्हीं पर सौंप दिया, कोई सुनने वाला नहीं था। नहीं तो दिल्ली अपना कोई तो वायसराय लेकिन दिल्ली वायसराय भेजे, या दिल्ली इस पर तुरंत फैसला करे, ये काम होना चाहिए। मैं तो उल्टा देख रहा हूं कि वहां महायुति में जो दूसरी सहयोगी पार्टी, वो भी दिल्ली को दिल्ली आके, अभी आज भी तीनों को दिल्ली आना है। हाँ, तो वो दिल्ली एकनाथ है, शिंदे, देवेंद्र वो फडणवीस, सभी का हाईकमान दिल्ली हो गए। यही थोड़ा सा समझने को, ये आपने अच्छा किया याद दिलाया। तो वो हाईकमान दूसरी उनकी तरफ तो हाईकमान से बात करनी है तो हाईकमान से बात कर लेते हैं। महायुति की बात कर रहा हूं, वहां हाईकमान उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, अमित शाह से बात कर लेंगे, सब हो जाएगा। क्या वो वाला भरोसा, वो वाला ट्रस्ट है क्या? वहां ट्रस्ट नहीं है। वो ट्रस्ट और दूसरा ये है कि क्या राहुल गांधी इतना अटेंटिव होकर, इतना फोकस्ड होकर, अच्छा ठीक है महाराष्ट्र से आया, ये सीटें फंसी हुई, चलो आज हम बात करते हैं, कल डिसाइड करेंगे, ऐसा होता है क्या? असली मुश्किल वो है। और यहां संजय राउत मुझे ठीक लगते हैं, एकदम दुरुस्त बात कर रहे हैं। चुनाव सर पर आ गया, अब क्या बचा हुआ है? अब भी अगर आप सीट पर सहमति नाना नहीं बना पटोले पा की दिक्कत नहीं आई, ये दिल्ली में जो दिल्ली लीडरशिप की है उसकी दिक्कत क्योंकि है। देखिए, नाना पटोले आप की लोग दिक्कत- कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं राहुल गांधी को दोषी करार देने का। अच्छा देखिए, भाजपा में तो फॉर्मूला बड़ा साफ है। भाजपा सबसे बड़ी, उसकी आधी शिवसेना शिंदे, उसकी आधी एनसीपी, यही फॉर्मूला होगा, एकदम स्पष्ट है। इसमें पहले दिन से कोई कंफ्यूजन नहीं, आधा आधा। अब वहां क्या है, जरा फॉर्मूला बताइए, कह के देख लीजिए कि इस तरह से करेंगे। राहुल गांधी नेता के तौर पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही तो आते हैं। जननायक कौन बनता बताइए? हम क्या करें? हम विजय जी को कह दें कि आप नहीं निर्णय ले रहे हैं? अब ये तो नहीं, जितना आप कहना वो बताइए, कह ही रहे हैं। केंद्र कौन नेतृत्व, भाई, कौन वो फैसला तो- करेगा नाना पटोले के बारे में, या जो 25 सीटें फंसी हुई है उसके बारे में? वो बिल्कुल ठीक क्यों बात नहीं कर रहे हैं कि करता? आप अभी हमने तो अमित शाह को बयान कहा। आ रहा है, सुनिए। अरे एक बार पूछ ले, फंसा कहाँ है मामला, दिक्कत क्या 28 है? सीट पर फंसा है। बताइए देखिए, 48 सीटों पे मामला भी फंसा हुआ है। 48 सीटों के बारे इनके बीच गठबंधन नहीं हुआ है सीटों को लेकर, जिसमें बंबई की बड़ी सीटें हैं, विदर्भ की कुछ सीटें हैं और मराठवाड़ा की कुछ सीटें जहां पर सहमति नहीं बन पाई है। और सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है उद्धव ठाकरे की जीत का। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में आप घोषित कीजिए, जब सूची जारी होगी पत्रकार वार्ता बुलाइए और ये बताइए कि उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, जिसके लिए अभी भी कांग्रेस और शरद पवार तैयार नहीं है। हालांकि कल की रात की यह खबर थी कि संजय राउत ने कहा है शरद पवार से और कांग्रेस से कि अभी आपके पास 30 तारीख तक का समय है, दिवाली के समय 1 तारीख को भी आप इस पर घोषणा कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे के चेहरा पर आप चुनाव हम अगर लड़ेंगे तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। मुझे लग रहा है सीटों से ज्यादा जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री को लेकर फंसा हुआ है। 40 से 45 सीट, जो 48 सीटों का मामला, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो मामला सुलझ जाएगा। अरे इस पर बात करें समीर जी, क्या उद्धव ठाकरे की डिमांड वाकई इतनी इरेशनल है? भाई वो लगभग कांग्रेस के बराबर या 5-10 सीटें ज्यादा या कम चुनाव लड़ेंगे, आती अब किसकी है वो अलग बात है। मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, उनका दावा तो है एक। देखिए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके, तो कांग्रेस में तो 4 लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और कांग्रेस को तो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया, 13 सीटें कांग्रेस जीती है। अगर उसी हिसाब से अगर विधानसभा में सीटें कन्वर्ट होगी तो 70 सीटें कांग्रेस जीत रही है। उद्धव ठाकरे 55 से 58 सीटें जीत रहे, तो कांग्रेस तो ये कहेगी ना कि भाई हमारी सीटें ज्यादा, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस का यह कहना है कि चुनाव मिलकर लड़ते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का हम तय करेंगे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि भाई बिहार का फॉर्मूला अपना ही है, भले ही नीतीश कुमार की सीटें कम आई, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, पहले घोषित कर दिया था। तो आप मेरे चेहरे पे अगर आपको लगता है कि मैं अगर योग्य नहीं हूं तो आप शरद पवार जी को बना दीजिए, अपना उम्मीदवार कीजिए, लेकिन चेहरा बना के जाइए। यह असली लड़ाई उनके अंदर चल रही है। मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर इस पे निर्णय हो जाएगा। ठीक है सर। सीटों का ज्यादा इसमें कंट्रास्ट समीकरण है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें जीत कर भी आज एकनाथ शिंदे के साथ ही जाने को तैयार है?
और उधर कांग्रेस को अभी पता भी नहीं है, और उद्धव ठाकरे ही वहां पर चुनाव का एक निर्धारण करेंगे, शिवसेना पार्टी। ये शिवसेना में उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे इलेक्शन है मोटे तौर पर, बाकी सब पार्टियों की अपनी अपनी स्थिति है। तो उद्धव ठाकरे को जितना महाविकास आघाड़ी मजबूत करेगा उतना बड़ा फायदा महाविकास आघाड़ी को हो सकता है। अब कांग्रेस सोच रही, वो तो जम्मू कश्मीर में भी बना रहे थे उनके साथ, उस समय भी ठीक से लड़ रहे थे। लेकिन एक नाथ शिंदे अमित शाह को हाईकमान मानते हैं। देखिए उद्धव ठाकरे कहाँ मानते हैं? अगर वाकई कांग्रेस का कोई हाई कमान होता तो बयान आया तुरंत शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से बात करता, कहां समस्या है, अपनी पार्टी के नेता को बोलता कि कौन कौन सीट है। महाराष्ट्र के विशेषज्ञ यहां पहले से होते, और महाराष्ट्र में भी पुराने सुशील कुमार शिंदे बैठे हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान बैठे हुए हैं, ये सारे व्यवहारिक नेता है। तो इसीलिए कांग्रेस इस समय कुछ लोगों की गिरफ्त में है जिनसे अपने बड़े स्टेट के बड़े नेता का भी रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं है। इसका द्योतक यह है कि आप सीट पर बात हो रही है और आपकी यहां बातचीत नहीं हो रही है कि हम कैसे करें। बीजेपी में उलट स्थिति है, बीजेपी मिनट टू मिनट खबर लेती है, यहीं से बात कर लेते हैं, कई बार वहीं से तय भी हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। दूसरी स्थिति यह है कि चूंकि पूर्वी विदर्भ वाला समस्या है ना, पूर्वी विदर्भ में शिवसेना की सीटें नहीं थी, वो अपना मांग रहे हैं कि हमको दीजिए, कांग्रेस कर ये नहीं देंगे। नहीं, ऐसी चीजें हैं कि आधे घंटे 1 घंटे में जितने विवाद हो रहा है उतने देर में सुलझाया जा सकता है। यह वर्तमान कांग्रेस की सो कॉल्ड लीडरशिप के क्या कैरेक्टर है, कैसे उनके अपने नेताओं के साथ संबंध है, गठबंधन के साथियों के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, ये उसका द्योतक है। और ये देश भर में ये स्थिति पैदा हुई है। देखिए, एक लाइन कही जाती है जिंदगी में कि या तो नींद पूरी कीजिए या सपने, समझे। अब ये तय करना होता है। हरियाणा का जो परिणाम आया, कांग्रेस को तो झटका लगा। राहुल गांधी एक दिन बम्बई जाके बैठ जाए, राहुल गांधी एक दिन शरद पवार साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू छपा हुआ था अखबार में, उन्होंने कहा हरियाणा का कोई नींद या सपने पूरे करें। नींद लंबी होती तो सपना भी तो लंबा दिखता है ना, तभी तो जननायक बड़े होते हैं आप लोग। ठीक है, शरद पवार जी कह रहे हैं हरियाणा के चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं होने जा रहा है। फिर आगे उन्होंने ये कहा, देखिए बड़ा इलेक्शन तो जम्मू कश्मीर का था, दुनिया देखती जम्मू कश्मीर का इलेक्शन, वो हम जीत गए। पवार साहब ने कहा, पवार साहब चूंकि कह रहे हैं कि कोई महिला नेतृत्व चाहिए, तो पवार साहब को ऐसा ही कुछ खोजना पड़ेगा, कुछ तो खोजना पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र का इलेक्शन 288 सीटों का इलेक्शन है, मतलब हर सीट पर चुनाव है।